नमस्कार, जय हिंद मित्रों, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NCERT बेस्ड रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान, जिसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 3 मोशन एंड फोर्स, गति एवं बल। तो चलिए आइए देखते हैं गति एवं बल। गति तथा विराम, मोशन एंड रेस्ट। प्रत्येक वस्तु या तो विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है। विराम एवं गति दोनों स्थितियां समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष होती हैं। यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो यह वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। विराम अवस्था के उदाहरण कौन कौन से हैं? जमीन में लगे हुए पेड़ पौधे, मेज पर रखी हुई पुस्तक, एक चलती ट्रेन में बैठे हुए यात्री के सापेक्ष उसके सह यात्रियों की स्थिति। या फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसके विपरीत यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो यह प्रक्रिया गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति के सापेक्ष चलते हुए वाहन, झरने से गिरता हुआ जल आदि। इस प्रकार गति एवं विराम दोनों परस्पर सापेक्षिक अवधारणाएं हैं। उदाहरण के लिए, एक गतिमान कार में कुछ व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। जब कार सड़क पर गतिमान अवस्था में है तो कार के सह यात्री एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में होते हैं, जबकि कार के बाहर की वस्तुएं, अन्य पेड़ पौधे, भवन आदि कार में बैठे यात्रियों की गतिशील प्रतीत होती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, कितने पॉइंट हमने पढ़े अभी तक? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई वस्तु गति की अवस्था में कब होगी और विराम की अवस्था में है तो उसे कैसे परिभाषित करेंगे। तो गति की अवस्था में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है, अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वह वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु क्या होगी? गतिशील होगी। और यदि वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह वस्तु विरामावस्था में होगी। ठीक है, तो ये समझ आया गति और विरामावस्था। बस इतनी सिंपल साधारण सी समझने की बात थी। आगे नेक्स्ट है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशंस। अब देखिए, टाइप ऑफ मोशंस कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। विमीय आधार पे, पथ के आधार पे, दोहराव के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पथ, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन। तो इसके आधार पे अब देखिए, रिपीटेशन के आधार पे का मतलब दोहराव के आधार पे, जैसे सरल गति या आवर्त गति। और यही विमीय की बात करें तो एक विमा, द्विविमीय और त्रिविमीय। पथ के आधार पे बात करते हैं तो स्थानांतरीय, घूर्णन गति, दोलन अथवा कंपन गति, और इसके बाद प्रक्षेप गति। तो चलिए आइए देखते हैं विमीय आधार पर गतियों के प्रकार। तो विमीय आधार पर गतियों के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है, पहले समझते हैं विमीय आधार पर कैसे हैं। विभिन्न गतिशील निकायों द्वारा की जाने वाली गति को उनके गमन पथ में निहित विमाओं में परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कौन सा है? एक विमीय गति। यदि कोई पिंड किसी भी दिशा में एक सरल रेखा में गति करता है तो इसे एक विमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु की केवल एक विमा ही परिवर्तनशील होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। दूसरा पॉइंट है, एक विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए केवल एक स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः देखेंगे, सीधी सड़क पर गतिमान वाहन, एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की गति, सीधी नली में डाली गई गेंद की गति। इसके बाद बात करते हैं द्विविमीय गति की। जब कोई पिंड एक ऐसे तल में गति करता है जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए 2 अक्षों के निर्देशांकों जैसे XY या फिर YZ या फिर XZ की आवश्यकता हो तो इसे क्या कहेंगे? द्विविमीय गति कहेंगे। इसमें वस्तु एक साथ 2 विमाओं में परिवर्तनशील होता है, जैसे लंबाई चौड़ाई अथवा चौड़ाई ऊंचाई या फिर लंबाई ऊंचाई। देखो, इसमें साफ सी बात बताया गया है कि देखो, एक विमीय का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक विमा हो, मतलब एक विमा का मतलब सिर्फ एक मतलब क्या हो, पॉइंट हो या बिंदु हो। और द्विविमीय में क्या होता है? 2 बिंदु हो। जैसे गोला, जैसे आप तोप है, तोप से जैसे गोले को दागते हैं तो एक तो तोप के जो अगला सिरा होता है उसके वहाँ से निकलेगी तो एक पॉइंट वो हो जाएगा, और दूसरा वो जहाँ जाके गिरेगी तो दूसरा पॉइंट वो हो जाएगा। तो यहाँ 2 पॉइंट हुए ना, ठीक है, तो 2 दिशा होनी चाहिए। तो यही बात कही गई है। जैसे आप और जैसे हो गया नदी में नाव की गति, किक मारने के बाद हवा में
फुटबॉल की गति या परवलय का पथ पर गति विमीय। ठीक है, समझ आ गया होगा। जैसे हम बॉल लिए हैं, बॉल को फेंक रहे हैं, तो एक तो हमारे हाथ से जब बॉल छूटेगी एक पॉइंट वो हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब जहाँ बॉल गिरेगी तो दूसरा पॉइंट वो हो जाएगा। तो ये द्विविमीय हो गई। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन की। जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों विमाओं में परिवर्तन हो रही हो, इसे त्रिविमीय कहते हैं। जैसे तीन अक्ष क्या ले लिए, एक्स वाई और जेड ले लिया। ठीक है, तो जैसे आकाश में पतंग, वायुयान हो गया, पक्षियों की गति हो गई, गैसीय अणुओं की गति आदि। ठीक है, तो ये रहा विमाओं के आधार पे। अब बात करेंगे पथ के आधार पर गतियों के प्रकार। यह गतियों के वर्गीकरण का सर्वाधिक सामान्य आधार है। इसके अंतर्गत गतिमान वस्तु के पथ के प्रकार तथा उसके स्थान में परिवर्तन आदि आधारों पर गति के निम्नलिखित स्वरूप निर्धारित किए गए हैं। जैसे पहला है स्थानांतरीय गति। इस प्रकार की गति में गतिमान पिंड के स्थान में परिवर्तन होता है तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करते हैं। जैसे पृथ्वी की गति, ट्रेन की गति, गैसीय अणुओं की गति आदि। स्थानांतरीय गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? सरल रेखीय गति होती है, इसको देख लेते हैं। जब कोई कण, पार्टिकल अथवा पिंड, बॉडी एक सरल रेखा सीधे मार्ग में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण जैसे कदम तार करती हुई सैनिकों की टुकड़ी, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई कोई वस्तु, सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार आदि। दूसरा है वक्रीय गति। जब कोई पिंड किसी घुमावदार अर्थात वक्रीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ उसका वेग भी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना, डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना। तीसरा है वृत्तीय गति। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इस दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय अपने पथ पर केंद्र से समान दूरी पर होता है क्योंकि वह वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है। वृत्ताकार पथ पर धावक की गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी, बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति अथवा असमान वृत्तीय गति की। तो देखो, एक समान वृत्तीय गति क्या है? वह वृत्तीय गति जिसमें गतिमान पिंड की गति एक समान हो अर्थात अपरिवर्तित रहे, उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसके विपरीत यदि वृत्तीय गति के दौरान पिंड की गति में परिवर्तन होता रहे तो यह असमान वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, ये वृत्ताकार गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है? आप सीधा वृत्त की भांति जो है वृत्त के आकार में क्या करना, चक्कर लगाना। जैसे पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, तो वो कैसी गति हो गई, वृत्तीय गति। और दूसरा अगर बात करें तो परिक्रमण गति। गति 2 प्रकार की होती है, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। त्वरण का मान नियत होता है परंतु उसकी गति लगातार क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। वेग तथा त्वरण की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। अनियमित गति क्या है? जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित गति करता है तो इसे अनियमित गति कहा जाता है। अनियमित गति को जिगजैग गति तथा ब्राउनियन गति भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो आकाश में पक्षियों की गति, गैसीय अणुओं की गति, चींटियों की गति और धूलकणों की गति। ठीक है, ये देख लीजिएगा फिगर पे आप। इसके बाद बात करते हैं दूसरा घूर्णन गति की। तो घूर्णन गति क्या होता है? जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो यह उस पिंड को घूर्णन गति कहलाती है। देखो, घूर्णन परिक्रमण गति क्या होती है? सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो परिक्रमण गति होती है। लेकिन आपको पता है कि दिन रात कैसे होते हैं, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी एक तो सूर्य के चक्कर लगाती है, दूसरा वह खुद अपने अक्ष पर घूमती है। तो वह जो अक्ष पर घूमती है वह कैसी गति है? घूर्णन गति है। घूर्णन एवं वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी गति प्रतीत होती है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष केंद्र पिंड से पृथक स्थित होता है, जबकि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष पिंड के अंदर स्थित होता है। वाहनों के पहियों तथा स्टीयरिंग व्हील की गति, पृथ्वी का घूर्णन, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखों की गति, लट्टू की गति आदि घूर्णन गति के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा हो गया, दूसरे के बाद तीसरे की बात करेंगे। तीसरा है दोलन अथवा कंपन गति। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे गति करता है
तो उसे इस पिंड की दोलन अथवा कंपन गति कहा जाता है। घड़ी के पेंडुलम की गति एक सिरे पर स्थित तथा दूसरे सिरे को खींचकर छोड़े गए स्प्रिंग की गति सितार बजाते समय उसके चारों तारों द्वारा की गई गति, कंपन झूले की गति आदि। ठीक है। अब चौथा नंबर देखते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होती है? पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से गुरुत्व बल ही कार्यरत हो प्रक्षेप गति कहलाती है। यद्यपि प्रक्षेप पर अन्य बल भी कार्यरत हो सकते हैं, परंतु गुरुत्व की तुलना में उनका प्रभाव क्या होता है? नगण्य होता है। बात करते हैं प्रक्षेप गति की, तो जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से अर्थात पृथ्वी की सतह में फेंका जाता है तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में एक वक्रीय पथ में गति करता है। प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किया गया पथ प्रक्षेप वक्र तथा उसकी गति प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रक्षेप गति में प्रक्षेप द्वारा एक साथ तथा स्वतंत्र रूप से दो सरल गतियाँ होती हैं। एक होती है एक्स अक्ष पर और दूसरा होता है वाई अक्ष पर। ठीक है। और ये फिगर दे रखा है और अच्छे समझिएगा। खैर आप लोग पढ़ के आए हैं, कंपटीशन में अगर हैं तो ये हम समझते हैं कि ये इंटर का टॉपिक है और ये बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ के आए हुए हैं। इस वजह से ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक ही टॉपिक एक ही लेक्चर में एक पूरा यह टॉपिक ख़त्म करना है। ठीक है। तो इस वजह से हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, थोड़ा वर्णन कम कर पा रहे हैं आज। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रक्षेप बिंदु पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वह बिंदु जहाँ से प्रक्षेप फेंकी गई वस्तु की गति प्रारंभ होती है उसका प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। संलग्न आरेख में इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो ओ से दर्शाया गया है। उड्डयन काल क्या होता है? उड्डयन काल होता है जिसे आपने बॉल फेंकी तो बॉल 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो एक समय वो ऐसा आता है कि वो अपनी हाइटम मतलब जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई होती है वह छू चुका होता है, तो उसे क्या कहेंगे? उड्डयन काल कहते हैं। प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने तथा वहां से पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा कुल समय प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। इसकी गणना अग्रलिखित सूत्र से की जाती है, T = 2u sin θ/g से। प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाती है। वह बिंदु जिस पर प्रक्षेप अपनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है उसे प्रक्षेप पथ पर A से दर्शाया जाता है। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है। क्या होता है? h मैक्स मतलब हाइट मैक्स बराबर होता है u² sin² θ/2g। नेक्स्ट है क्षैतिज परास अथवा सिर्फ परास। ठीक है। प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल क्षैतिज दूरी उसकी क्षैतिज परास अथवा परास कहलाती है। इसे किसे r से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी के तल से 45 डिग्री के प्रक्षेप कोण थीटा पर फेंका जाए तो वह पिंड अधिकतम संभव परास प्राप्त करेगा। r = u² sin 2θ/g। अब देख लेते हैं पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। पहला है आवर्ती गति। जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे आवर्ती गति कहा जाता है। आवर्ती गति करने वाले पिंड द्वारा अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय उसका समय अंतराल अथवा आवर्तकाल कहलाता है। पहला है आवर्ती गति के प्रमुख उदाहरण। पहला, घड़ी की विभिन्न सुइयों द्वारा की जाने वाली गति आवर्ती गति का सर्वाधिक सामान्य उदाहरण है। इसमें सेकंड वाली सुई 1 मिनट 60 सेकंड में, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 60 मिनट में अथवा घंटे वाली सुई 12 घंटे में अपनी गति को पुनरावृत्ति करती है। इसके बाद है नेक्स्ट, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिभ्रमण गति दोनों ही आवर्ती गतियाँ हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का आवर्तकाल 24 घंटे है, जबकि परिक्रमण गति का आवर्तकाल 1 वर्ष अर्थात 365 दिन है। दूसरा बात करते हैं सरल आवर्ती गति की। जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है? सरल आवर्ती गति कहा जाता है। घड़ी के लोलक द्वारा की जाने वाली दोलन गति सरल आवर्त गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति से संबंधित संकल्पनाएं। इधर देख लेते हैं। के प्रभाव से मुक्त होता है और अपनी सामान्य अवस्था में होता है तो इस स्थिति उसको साम्य अवस्था अथवा माध्य स्थिति में कहलाती है। ये क्या चीज़ है? हाँ, साम्य अवस्था अथवा माध्य स्थिति को देखते हैं। जब कोई कण अथवा पिंड किसी बाह्य बल
किसी बाह्य बल के प्रभाव से मुक्त होता है और अपनी सामान्य अवस्था में होता है तो यह स्थिति उसकी साम्य अवस्था अथवा माध्य स्थिति कहलाती है। आवर्तकाल क्या है? किसी कण अथवा पिंड द्वारा अपना एक दोलन पूर्ण करने में लगने वाला समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल वह न्यूनतम समय है जिसके पश्चात गतिमान कण अथवा पिंड अपनी गति को पुनरावृत्ति करता है। बात करते हैं आवृत्ति की, तो इकाई समय 1 सेकंड में किसी कण अथवा पिंड द्वारा किए जाने वाले दोलनों की संख्या सरल आवर्त गति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है जिसे चक्रण प्रति सेकंड द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। कला की बात करते हैं तो सरल आवर्त गति के दौरान किसी निश्चित समय पर कण अथवा पिंड के विस्थापन का परिणाम अथवा उसकी दिशा कण ही कला को प्रदर्शित करते हैं। गति प्रारंभ करने के पहले कण की प्रारंभिक कला को इपोच कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आवर्त गति एवं सरल गति में आवर्त गति में अंतर। डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए आइए शुरू करते हैं। आवर्त गति और सरल आवर्त गति में अंतर क्या क्या है? आवर्त गति में पिंड का विस्थापन पुनर्स्थापना बल की दिशा में भी हो सकता है और इसमें भिन्न दिशा में भी, जबकि सरल आवर्त गति में पिंड का विस्थापन सदैव पुनर्स्थापना बल की विपरीत दिशा में होता है। आवर्त गति दोलनी भी हो सकती है और नहीं भी। सरल आवर्त गति सदैव दोलनी होगी। उदाहरण, घड़ी के सुइयों तथा वाहनों की गति आवर्त गति है, जबकि घड़ी के लोलक तथा स्प्रिंग की गति क्या है? सरल आवर्त गति है। कोणीय विस्थापन की बात करें, कोणीय विस्थापन जब कोई पिंड घूर्णन गति या वृत्तीय गति करता है तो पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया कोण पिंड का कोणीय विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक रेडियन होता है। वस्तु के समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड है। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम देख लेते हैं। 1686 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत में बाह्य बलों के प्रभाव में पिंडों की गति के संबंध में 3 महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किए हैं। न्यूटन के गति के नियम किसी पिंड पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव से उस पिंड में उत्पन्न गति के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। न्यूटन के गति नियमों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। आइए देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो वह है जड़त्व का नियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इंटीरियर। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, अर्थात अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती हैं। इसका अर्थ है जब तक वस्तुओं का पर्याप्त बल न लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु गति की अवस्था में तथा स्थिर वस्तु विराम की अवस्था में बनी रहती हैं। इस प्रकार वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसके बाद दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण देख लेते हैं। पहला है बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। कारण क्या है? बस के अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण स्थिर रहने का प्रयास करता है। इस प्रकार शरीर का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है और यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। पेड़ की शाखा को हिलाने पर उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। कारण क्या है? पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा गतिमान हो जाती है, जबकि फल जड़त्व के कारण अपने स्थान पर स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप वे शाखा से अलग होकर क्या करते हैं? गिर जाते हैं। बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर पर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश होती है। पिंड के संवेग परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती पिंड पर आरोपित बल, अर्थात ma प्रोपोर्शनल f अथवा f प्रोपोर्शनल ma।
तो F इक्वल के एम ए, के समानुपातिक नियतांक है, तो यदि के बराबर 1 तो F बराबर एम ए। ठीक है। फोर्स बराबर मास एंड एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। संवेग मोमेंटम, किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही उसके संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है जिसे पी से व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। यदि दो पिंडों m1 एवं m2 का वेग एक समान हो तो भारी पिंड संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग अधिक होगा। ठीक है। अब द्वितीय गति नियम के उदाहरण देख लेते हैं। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। कारण क्या है? तेज गति से आती हुई गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तथा कम करना है। गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचने के कारण खिलाड़ी के संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। वाहनों में यात्रियों को झटकों से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। कोई बात नहीं मित्र, बहुत आगे आ गए। तो शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। वाहनों में लगे शॉक एब्जॉर्बर गति के दौरान लगने वाले झटकों से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को अवशोषित करके ऊर्जा के किसी अन्य स्वरूप सामान्यतः ऊष्मा में परिवर्तित कर देते हैं और झटकों की तीव्रता को कम कर देते हैं। न्यूटन का तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। न्यूटन के गति तीसरे गति के नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तृतीय गति नियम के उदाहरण देख लेते हैं। बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। कारण क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोली जितने बल से आगे की ओर गतिशील होती है, वह उतना ही बल बंदूक पर प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर आरोपित करती है, जो व्यक्ति को बंदूक के झटके के रूप में अनुभव होता है। दूसरा है चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है। नाव चलाते समय जितना बल व्यक्ति द्वारा चप्पू के माध्यम से जल पर लगाया जाता है, उतना ही बल जल द्वारा नाव पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है और नाव जल में आगे बढ़ती रहती है। रॉकेट एवं वायुयानों की गति, वायुयान तथा रॉकेट इंजन द्वारा पीछे की ओर गैसों का उत्सर्जन करने पर उनके गैसों द्वारा भी वायुयान पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल अर्थात धक्का लगाया जाता है, जिससे वायुयान आगे की ओर गति करता है। बात करते हैं दूरी एवं विस्थापन की। अब जो है यह चैप्टर बड़ा है, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, दूरी एवं बल। इसके बाद नेक्स्ट कार्य एवं ऊर्जा, पहले इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, इतने ही मिनट की वीडियो और नेक्स्ट आएगी। तो यह अध्याय 2 चैप्टरों में बटेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।